एक 13 साल की नन्ही बच्ची और उसकी सोच ऐसी कि उसकी लिखी एक डायरी ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। जब दुनिया का सबसे बुरा टाइम चल रहा था, तब उसकी लिखी एक डायरी ने पूरे वर्ल्ड को उम्मीद की एक नई रोशनी दी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एनी फ्रैंक की, एक नन्ही सी बच्ची की। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिंह। वैसे तो मेरे सभी वीडियो हेल्थ रिलेटेड होते हैं, पर इस नन्ही बच्ची की कहानी ने मुझे अंदर तक हिला दिया और मैं मजबूर हो गया एनी फ्रैंक की कहानी को आप सब तक पहुंचाने के लिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस छोटी सी बच्ची की आप बीती है जिसको उसने वर्ल्ड वॉर 2 के समय में जिया है और उन सब इंसिडेंट्स को अपनी डायरी में उतारा है। इसीलिए वो हमारी यादों में अब तक जिंदा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली डायरियों में से एक डायरी, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एनी फ्रैंक। तो चलो शुरू करते हैं। एन फ्रैंक एक यहूदी लड़की, जन्म 12 जून 1929, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। छोटी, चुलबुली, बातूनी, सपने देखने वाली। बचपन एकदम सामान्य था। दोस्त, स्कूल, खेल, हंसी। ऑटो फ्रैंक, एन के पिता, एक सुलझे हुए शांत स्वभाव के व्यक्ति। एडिथ फ्रैंक, उनकी मां, हमेशा परिवार को जोड़े रखने वाली महिला। और मार्गोट फ्रैंक, एन की बड़ी बहन। पर हिटलर के सत्ता में आने के बाद यहूदी परिवारों पर होने वाले अत्याचार बढ़ने लगे और हिटलर के अत्याचारों से बचने के लिए एन का परिवार जर्मनी छोड़कर एम्स्टर्डम पहुंच गया, जो कि नेदरलैंड्स में है। एम्स्टर्डम में फिर से स्कूल, दोस्त और आजादी। एन फिर हंसने लगी। उसे किताबें पढ़ना पसंद था, लिखना पसंद था और वो खुद को एक दिन राइटर बनते हुए देखती थी। पर उसे नहीं पता था कि आने वाले साल उसके हाथों में आई कागज कलम से कुछ ऐसा करवाने वाले हैं कि उसी कागज और कलम से वो इतिहास का सबसे जीवंत दस्तावेज लिख जाएगी। 12 जून 1942, एन फ्रैंक का 14th बर्थडे। एन के जन्मदिन पर उसे एक छोटी सी लाल सफेद चेकदार डायरी मिली। वही डायरी जिसमें उन्होंने दुनिया से छिपकर दुनिया को देखा। उसने उसे खोलकर उसमें सबसे पहले लिखा, मैं उम्मीद करती हूं कि यह डायरी मेरी एक सच्ची दोस्त बनेगी। एन को हमेशा लगता था कि कोई उसे पूरी तरह नहीं समझता, इसलिए उसने अपनी डायरी का नाम रखा किटी। वो किटी से ऐसे बात करती जैसे वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो। इसी डायरी में वो सबसे पहले लिखती है स्कूल, दोस्तियां, क्रशेस, टीचर्स, रोजमर्रा की बातें। एक बिल्कुल सामान्य लड़की की बिल्कुल सामान्य दुनिया। पर वो दुनिया ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली थी। 1942 में एम्स्टर्डम में भी यहूदियों पर कड़े नियम लागू हो गए। एन डायरी में लिखती हैं कि कैसे वे सब अचानक अलग कर दिए गए। यहूदी बच्चों को अलग स्कूल में रखा जाता था। उनका ट्रैम पर जाना मना था। उनकी साइकिलें जब्त कर ली गई थीं। रेस्टोरेंट, थिएटर, पार्क सब उनके लिए बंद कर दिए गए थे। कपड़ों पर स्टार ऑफ डेविड लगाना अनिवार्य था। यहूदियों के बच्चों को फोर्स्ड लेबर यानी जबरदस्ती मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाता था। एन लिखती है कि कैसे उनकी दुनिया छोटी होती जा रही थी, पर परिवार चुप था, मजबूर था। शायद कुछ और भी बड़ा होने वाला था। जुलाई 1942, एन की बहन मागो को मजदूरी के लिए बुलावा यानी फोर्स्ड लेबर का नोटिस मिलता है। ऑटो फ्रैंक समझ जाते हैं अब समय आ गया है। योजना पहले से बन चुकी थी। वे एम्स्टर्डम के उनके ऑफिस बिल्डिंग के पीछे बने सीक्रेट एनेक्स में छिपने वाले थे। एन डायरी में लिखती हैं कि कैसे एक सुबह हम सब ने सबसे जरूरी चीजें पहन ली, जैसे हम कभी वापस नहीं आने वाले थे। एन को एहसास भी नहीं था कि वो उफनती दुनिया से कटने जा रही है। फ्रैंक परिवार सीक्रेट एनेक्स पहुंचता है। एनेक्स ऑफिस में बनी किताबों की अलमारी के पीछे छुपी एक खुफिया जगह थी।
जो किताबों की अलमारी घुमाने के बाद खुलती थी। एन लिखती हैं कि यह जगह एक साथ घर भी थी और जेल भी। कुछ दिनों बाद एक और परिवार वहां आकर रहने लगा, वैन डैन फैमिली, पति, पत्नी और उनका बेटा पीटर। बाद में एक डेंटिस्ट मिस्टर डसल भी एनेक्स में रहने लगे। अब वहां कुल 8 लोग, 3 छोटे कमरे, सुबह से शाम तक डर कि नीचे ऑफिस में आवाज ना जाए, दिन में चलना भी मना, बातें धीमी, खिड़कियां बंद और बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं। पर हर एंट्री में एन लिखती हैं कि मैं डरूंगी नहीं, मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। एन एक बात बहुत साफ लिखती हैं, सीक्रेट एनेक्स में जगह कम थी पर तनाव ज्यादा। वो अपनी मां के साथ रिश्ते को लेकर बार बार लिखती हैं। उसे लगता था कि मां उसे समझती नहीं है। एन अपने मूड स्विंग्स, अपने गुस्से, अपने डर और अपने बदलावों को अपनी डायरी किटी के सामने खोल कर रखती हैं। वो लिखती हैं कि उसे लगने लगा है कि वो एक अलग दुनिया में है जहां कोई उसे पूरा नहीं समझ पाता। एन एक जगह लिखती है, यहां मुझे खुद को बहुत नियंत्रित करना पड़ता है, पर मैं भीतर से टूट रही हूं। और फिर वो मैच्योर होने लगती है। धीरे धीरे वही एन जो शुरू में बहुत चंचल थी, गहरी सोच वाली, भावनात्मक और समझदार होने लगती है। इसकी डायरी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, जिसमें हम एक छोटी लड़की को लाइव मैच्योर होते हुए देखते हैं। एन को रेडियो से मिलने वाली खबरों से पता चलता रहता था कि यहूदियों को पकड़कर ले जाया जा रहा है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भूख, बीमारी और मौत, जर्मन सेना लगातार आगे बढ़ रही है। आसपास की यहूदियों को उठा ले जाया गया है। एन डायरी में लिखती है, कभी कभी मुझे लगता है कि पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई है, लेकिन फिर भी वो एक लाइन हमेशा लिखती है, मैं फिर भी मानती हूं कि लोग दिल से अच्छे ही होते हैं। यहां एन की सबसे मशहूर भावना जन्म लेती है, आशा, उस वक्त में भी जब आशा का कोई कारण नहीं था। सीक्रेट एनेक्स की तन्हाई में एन और पीटर एक दूसरे के करीब आते हैं। एन लिखती है कि पीटर उसे शांति देता है, उसे सुना हुआ महसूस कराता है, पर यह रिश्ता एक बचपन का रिश्ता है, जितना मीठा उतना ही मासूम। एन अपने बदलते इमोशंस, अपने कंफ्यूजन और अपने सपनों के बारे में पूरी ईमानदारी से लिखती है। वो बार बार लिखती है कि वो एक दिन राइटर बनना चाहती है। वो दुनिया को बताना चाहती है कि युद्ध में छुपकर जीना कैसा होता है। उसे नहीं पता था उसका सपना पूरा होने वाला है, लेकिन वो खुद उसे देखने के लिए जीवित नहीं रहेगी। 1944 में रेडियो पर बड़ी खबर आती है, डी डे। एलाइड फोर्सेस ने जर्मन कब्जे के खिलाफ हमला शुरू कर दिया। सीक्रेट एनेक्स में अचानक हवा बदलने लगती है। सबकी आंखों में उम्मीद लौट आती है। एन अपनी डायरी में लिखती है, शायद अब आजादी बहुत दूर नहीं, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एन की डायरी में आखिरी एंट्री 1 अगस्त 1944 की है। उसमें वो अपने अंदर चल रहे संघर्ष के बारे में लिखती है कि वो बाहर से भले ही हंसती हो, पर अंदर एक अकेली, समझ पाने की चाह रखने वाली लड़की छिपी हुई है। उसे लगता है कि 2 एन है, एक हंसती खेलती एन और एक गंभीर, गहरी, समझदार एन। और वो चाहती थी कि एक दिन दुनिया उसकी असली पहचान जाने। उसे नहीं पता था ये उसकी अंतिम लिखावट है। 4 अगस्त 1944। अचानक सीक्रेट एनेक्स के दरवाजे पर भारी कदमों की आवाजें। गेस्टापो, जर्मन पुलिस। किसी ने एनेक्स की जानकारी दे दी थी। एन डायरी में यह नहीं लिख पाई, पर उस दिन सब कुछ खत्म हो गया। 8 लोगों को पकड़ लिया गया। एन, मार्गोट, एडिथ और ऑटो फ्रैंक, हर किसी को अलग अलग कैंप भेज दिया गया। एन और मार्गोट को अंत में भेजा गया बेर्गन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप। वहां पर भूख, सर्दी, बीमारी, भीड़ और सबसे भयावक टाइफस नाम की बीमारी। 1945 की शुरुआत में
सिर्फ 15 साल की उम्र में एन और मार्गोट दोनों की मौत हो गई। कुछ ही सप्ताह बाद 14 अप्रैल 1945 ब्रिटिश आर्मी ने बेर्गन बेल्सन मुक्त करा दिया। कुछ ही सप्ताह, एन बस कुछ और हफ्ते जी लेती तो वो आजादी देख लेती। युद्ध के बाद फ्रैंक परिवार में सिर्फ एक ही बचा, ऑटो फ्रैंक, एन के पिता। जब वो एम्स्टर्डम लौटा तो मीप कीज ने उसे एन की डायरी दी, जो उसने एनेक्स से छिपा कर रखी थी। ऑटो फ्रैंक ने महीनों तक उस डायरी को पढ़ा। हर पेज, हर भावना, हर डर, हर उम्मीद, और वो टूट गया। लेकिन उसने एक फैसला लिया, एन का सपना पूरा करना है। 1947 में एन फ्रैंक की डायरी प्रकाशित हुई, और ये सिर्फ एक किताब नहीं रही, ये मानवता की आवाज बन गई। तो दोस्तों सोचिए, एन फ्रैंक की जिंदगी हमें क्या सिखाती है। एक 13 साल की बच्ची जो बाहर की दुनिया नहीं देख सकती थी, जिसके पास आजादी नहीं थी, जिसके पास भविष्य नहीं था, उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं मानती हूं लोग दिल से अच्छे होते हैं। वो बच्ची जिसने मौत के साए में भी उम्मीद नहीं छोड़ी, विश्वास नहीं छोड़ा, इंसानियत नहीं छोड़ी। एन फ्रैंक की कहानी हमें गहरा सच सिखाती है। हम सब बड़ी खुशियां ढूंढते ढूंढते अपनी छोटी छोटी खुशियां भूल जाते हैं। एन फ्रैंक ने अंधेरे में बैठकर भी रोशनी को देखना नहीं छोड़ा, और हम आज आजाद हैं। हमारे पास सूरज है, हवा है, परिवार है, खाना है, हंसने की जगह है, चुनने का अधिकार है। फिर क्यों हम हमेशा और चाहिए के पीछे भागते ही रहते हैं। अगर एक छोटी लड़की सीक्रेट एनेक्स जैसी खुफिया जगह के अंधेरे में बैठकर उम्मीद का चुनाव कर सकती है, तो हम क्यों नहीं। जीवन कितना भी कठिन हो, उम्मीद हमेशा मार्ग ढूंढ लेती है, और एन फ्रैंक उस उम्मीद की सबसे सुंदर मिसाल है। मैं हूं डॉक्टर सिंह, और अगर एन फ्रैंक की इस रियल स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिंह साहब मोटिवेशन, साइनिंग ऑफ।